हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम यहाँ मौजूद हैं बीके पब्लिक स्कूल में राहिल सर के साथ, हमारे काबिल दोस्त। आज हम जो बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो कि मैं समझता हूँ कि सभी की लाइफ से रिलेटेड है वो टॉपिक। ये ऐसा मौजू है कि जिसमें कि अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं उनकी पढ़ाई को लेकर के। जो कि बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, पढ़ाई के अलावा और बहुत सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और इसका रिज़ल्ट भी उनको फिर सामने आता है साल के आखिर में। और जब रिज़ल्ट आता है तो फिर वो कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ पछताने के अलावा। तो ऐसे हालात में, ऐसी सिचुएशन में हम बच्चों को किस तरीके से उनका पढ़ाई की तरफ उनको कैसे हम उनको इंस्पायर करें, उनको कैसे मोटिवेट करें, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। और मेरे जो सवालात रहेंगे राहिल सर से, ये रहेंगे सबसे पहले कि जैसे कि हम यहाँ बीके पब्लिक स्कूल में देखते ही हैं कि यहाँ पर बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त करते हैं, बहुत अच्छे से इंग्लिश भी बोलना जानते हैं, बोलते ही भी हैं। और ख़ुद राहिल सर भी इंग्लिश स्पीकिंग टीचर हैं, बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट रखते हैं। बच्चे तरह तरीके से लोगों से बात करते हैं इंग्लिश में और बिल्कुल भी नहीं झिझकते। तो ये देखा जाता है कि यहाँ पर मैंने जिस चीज़ महसूस की है वो ये कि यहाँ पर बच्चों के अंदर पढ़ाई के प्रति बहुत जज्बा है, मतलब हर वक्त मोटिवेटेड रहते हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि राहिल सर, ऐसे माहौल में जबकि बहुत सारे बच्चे देखा जाता है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपनी पढ़ाई से, पेरेंट्स भी बहुत सारे ऐसे शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, दिमाग नहीं लगाते, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं पढ़ाई को छोड़ करके। तो राहिल सर, आप अपने स्कूल में जो बच्चों को इस तरीके से एजुकेशन दे रहे हैं और बच्चों को इतना आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं एजुकेशन के प्रति, जो हम देख रहे हैं अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। बच्चों का रिजल्ट भी इस बार मैंने सुना है कि आपके 10th क्लास का और 12th क्लास का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, बच्चों ने बड़े अच्छे नंबरों से पास हुए। तो ये किस तरीके से आप कर पाए और क्या सल्यूशन है पेरेंट्स के लिए? देखिएगा सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और असल में मैं बहुत दिनों से इस टॉपिक पे बात करना चाहता था। और इसका मकसद यही है कि असल में अभी हमें अपनी जिम्मेदारियों का पता नहीं है। अब जैसे एक टीचर की जिम्मेदारी होती है, एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, और उसमें कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से ही कमी हो रही है। सर, टीचर को लोग ये समझते हैं कि जो टीचर अच्छा सब्जेक्ट की नॉलेज रखता है वही एक अच्छा टीचर है। अब देखिएगा सर, जैसे मैंने जो है ना पोस्ट ग्रेजुएशन अब से तकरीबन 10 साल पहले किया। अब सर 10 साल से अब तक इंग्लिश में जो है ना बहुत कुछ अपग्रेड हुआ है। तो जो टीचर अपने सब्जेक्ट को अपग्रेड नहीं कर पा रहा है, तो सर वो भी पहले के क्वेश्चंस करने लगे, तो अब के क्या सवालात हैं, अब की क्या ज़रूरत है, वो भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, मैंने टीचर के अंदर एक चीज़ देखी। पहले मैं अपने प्रोफेशन की बात करूंगा, फिर उसके बाद में पेरेंट्स के सिलसिले में बात करूंगा कि उनकी क्या जिम्मेदारी है और हमारी क्या जिम्मेदारी है। देखिए सर, टीचर जो है ना एक बार को कम पढ़ाए तो चल सकता है, सब्जेक्ट की नॉलेज होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन टीचर एक ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को उम्मीद दे। सर, मेरी लाइफ में एक टीचर ऐसे रहे, मैं आपको बताऊं, सॉरी टू से, मैं अपने टीचर की बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन सर वो मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे। सब्जेक्ट सर वो बहुत बुरा पढ़ाया करते थे, लेकिन पता है क्या है, वो मेरे कंधे पर हाथ रखते थे और हमेशा ये कहते थे, राहिल तू बहुत अच्छा पढ़ेगा, तू बहुत कुछ करेगा अपनी ज़िंदगी में। और सर उसका असर पता क्या होता था, वो मुझे इंस्पायर करता था बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता था। मैंने कहा पता नहीं सर क्यों कहते हैं मेरे बारे में ऐसा, यार वाकई में मैं इंटेलिजेंट हूँ। सर बच्चे के लिए 2 शब्द मीठे बहुत मायने रखते हैं। तो सर मैं तो यही काम करता हूँ, बच्चे से मोहब्बत से बोलना और हमेशा उसके कंधे पर हाथ रखना है। किसी भी तरीके से एक शब्द उसने सही बोला, सर 10 गलत बोले, 10 बार वो याद करके नहीं लाया, लेकिन अगर एक बार वो याद करके लाया, किसी बच्चे की राइटिंग अच्छी हो सकती है, किसी बच्चे का बोलने का अंदाज अच्छा हो सकता है, किसी बच्चे की रीडिंग बहुत अच्छी हो सकती है, किसी बच्चे का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो सकता है। तो सर जो भी उसके अंदर खूबी है, जो रियल है, झूठी तारीफ नहीं सर, उस चीज़ को पहचानता हूँ और उसकी तारीफ करता हूँ। सर वो बड़ा बेहतरीन तरीके से काम करता है, और वो बच्चा मेरी तरफ को, सर ये तो कॉमन सेंस की बात बताऊँ, मैं आपसे 50 साल 60 साल के भी आप है ना, वैसे तो यंग एज में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने की हर आदमी के अंदर चाह होती है, लेकिन आपने भी अगर शर्ट पहनी और मैंने आपसे कहा ना यू आर लुकिंग हैंडसम,
तो सर वो कहीं ना कहीं, भले ही मैं झूठी तारीफ कर रहा हूँ, आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि हाँ सर ने मेरी, और एक बार को आप कॉलर को ठीक करेंगे, एक बार आप शर्ट को ठीक करेंगे, सारी चीज़ें। तो सर हर बच्चा अपने लिए रेस्पेक्ट चाहता है, अपने लिए तारीफ करता है। सर इसका बिल्कुल उल्टा मैं पेरेंट्स के बारे में बात करूँ, सर पेरेंट्स जो है ना, पेरेंटिंग को छोड़ करके एक हिटलर बन गए हैं असल में। पेरेंट्स घर में आए और एक कर्फ्यू सा लग गया और उसमें ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं बाप हूँ। असल में जो फ्रेंडशिप का नाता है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया सर। पेरेंट्स की तरफ से भी यही होना बहुत ज़रूरी है। अब देखें सर, पेरेंट्स होता क्या है इसके साथ में, मैं बताऊँ आपसे, बच्चे का इस वक्त जो उसकी बच्चे की ज़रूरत है सर, वो खाने के लिए आपके पास में आएगा, वो सर पैसे की ज़रूरत आप उसकी पूरी करेंगे, सर रहने के लिए घर आप उसे देंगे। तो सर इस वक्त वो कहीं जा नहीं सकता और सर वो फिजिकली भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो सर इस वक्त आप उसकी ज़रूरत है, आप उसे डांटे, आप कुछ भी करें। और सर मैंने तो ये भी देखा है, जाने अनजाने में जो बच्चे हैं ना, वो अपने पेरेंट्स से नफरत भी करने लगते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके साथ में जो है ना मारपीट भी करते हैं सर, पेरेंट्स डांटते ही बहुत ज़्यादा, हर वक्त डांटना, हिटलर जैसा व्यवहार करना, घर में आना, पापा आ गए, कर्फ्यू लग गया, बिल्कुल इस तरीके से खुशी मिजाज। और सर जहाँ ऐसी चीज़ें होती है ना, वहाँ कोई भी बच्चा क्या सर, आपका दोस्त भी होगा ना, वो भी अपनी बातें शेयर नहीं कर पाएगा। अच्छा सर एक बात बताएं, आपके बारे में कोई आपकी कमियाँ बताता रहे पूरे दिन आपके घर में या आपके दोस्तों में, यार आप बहुत बुरे हो, आपकी ये कमी है, आपकी वो कमी, सर आप उस आदमी को पसंद करोगे? तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं आपका बच्चा आपको पसंद करेगा? सर बच्चे की साइकोलॉजी को समझिएगा। तो वो सर अब होता क्या है, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो अब उसके अर्निंग सोर्स कहीं अलग से होने लगे, वो सर अपना घर खरीदने में भी, अब सर उसकी जो रोटी बना करके वो उसकी बीवी देने लगी, अब सर उसके कपड़े धो करके वो उसकी बीवी करने लगी, तो अब उसका घर भी अलग हो गया, पैसे की जरूरत अलग पूरी होने लगी। अब सर बड़े होने के बाद में बुजुर्ग लोग ये रो रहे हैं कि मेरे बच्चे ने तो मुझे छोड़ दिया। भाई आपने अपनाया कब था बच्चे को, बताओ? आपने दिल का रिलेशन रखा ही नहीं था उस उम्र में। तो अब जब आपने वो रिलेशन रखा ही नहीं बच्चे के साथ में, अब उसकी जरूरतें वो पूरी होने लगी, तो वो तो सर डेफिनेटली आपको छोड़ लेगा। कुल मिलाकर के मुझे अंदाजा ये हो रहा है आपकी बात से कि जैसे अक्सर हम सुनते ही है सभी ज्यादातर लोग कि भाई बच्चे को पेरेंट्स की ये रेस्पेक्ट करनी चाहिए, वो रेस्पेक्ट करनी चाहिए, मतलब ख्याल रखना चाहिए पेरेंट्स का। बुढ़ापे की हालत में पहुंच गए तो उनको उफ तक मत कहो, उनकी हर बात मानो। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि ये चीज पेरेंट्स को समझ में नहीं आती कि हमारी क्या जिम्मेदारी है बच्चों के प्रति। बिल्कुल सर, भाई एक बच्चे की अगर जिम्मेदारी है पेरेंट्स के प्रति कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखे, उनका कहना माने, उनका हर वक्त ध्यान रखें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। तो सिमिलरली मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स की भी एक जिम्मेदारी है बच्चों के प्रति कि वो भी अपने बच्चों को समझें, उनकी ज़रूरत को पूरा करें, उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझें कि क्या वो उसकी ज़रूरत है, क्या वो चाहता है अपने जीवन में। सर मैंने तक के देखा जाता है कि पेरेंट्स गाइड तक नहीं करते। मैंने पता क्या देखा है, मैंने ये देखा है सर, पेरेंट्स आते हैं स्कूल में और ये कहते हैं, एक बड़ा गंदा सा सेंटेंस बोलते हैं सर, बोले हड्डी तुम्हारी, खाल तुम्हारी और हड्डी हमारी। मतलब ये देंगे, मतलब चमड़ी आप उधेड़ दे मार मार करके। बताइएगा सर, अगर पीटने से कोई सुधरा होता तो सर पुलिस में जितने क्रिमिनल्स को पुलिस ले आती, पकड़ करके पटा बजाती, तो सुबह को तो सर बड़ा बेहतरीन निकल करके आए वहां से। पुलिस के पीटने के बाद में कोई आदमी सुधरता है? तो सर ये तो सारी चीजें चेंज हो चुकी हो। पहले जमाने में हमारे टीचरों ने इतना पीटा है और ऐसे करा है वैसे करा है। सर ये फिजिकली और मेंटली बच्चे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है और बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ में सर फिजिकली और मेंटली दोनों में बहुत बड़ी बाधा है, और बच्चे का सर सत्यानाश हो जाता है, डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। सर बच्चा जो ना आते हुए डरता है। जब सर मैं क्लास पढ़ाता हूँ, आई एम नॉट प्रेजिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ सर, लेकिन जब क्लास में सर मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मेरी क्लास से बच्चों के ठाकू की आवाज़ आती है। जब बच्चा 1 बजे 2 बजे छुट्टी होने के बाद में भूख की शिद्दत होती है और थक चुका होता है, उसके बाद में 2 बजे तक बैठाता हूँ, 3 बजे तक बैठाता हूँ सर, 2-2 3-3 घंटे, और हंसी के साथ में बच्चे पढ़ते रहते हैं। सर बच्चे से एक हार्ट टू हार्ट रिलेशन होना ज़रूरी है। और जैसा रेस्पेक्ट, सर याद रखिएगा, जैसा रेस्पेक्ट आप बच्चे से अपने लिए चाहते हैं कि बच्चा मुझसे बदतमीज़ ना बोले, बच्चा मुझसे ऊंची आवाज़ में ना बोले, ठीक वही एटीट्यूड आप स्टूडेंट्स के लिए रखिएगा। बिल्कुल सही बात है। आप बताइए 2-2 घंटा 3-3 घंटा बच्चों को बैठाए रखते हैं, और आप जैसे कह रहे हैं कि ठहाके की आवाज आती है क्लास, बिल्कुल हंसते रहते हैं सर, वो हंसते रहते हैं। तो साफ जाहिर हो रहा है कि आप क्लास को इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं। बिल्कुल इतना इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बिल्कुल इतना इंटरेस्टिंग। मतलब ये है कि क्लास भी अगर बोरिंग होगी, बच्चा उसमें इंटरेस्ट कैसे लेगा फिर? बिल्कुल नहीं लेगा। अगर आप उसको क्लास को बिल्कुल इतना बहुत ज्यादा माहौल उसमें ऐसा डरावना है ना, और बहुत बोरिंग वाला एकदम
ऐसा माहौल बना देंगे तो बच्चा रुकेगा कहाँ? सर बड़े कंजूस हैं दिल के आजकल के पेरेंट्स। असल में अपने बच्चों से अपना प्यार, मैं ये नहीं कह रहा सर बच्चों से मोहब्बत नहीं करते, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और सर हर माँ और हर बाप करते हैं, लेकिन सर इजहार नहीं करता। इजहार करने में अपनी इंसल्ट समझता है। कभी अपने बच्चे को किसी ने 14 साल 15 साल के बच्चे को सीने से लगाया है? कभी उससे बैठ करके 5 मिनट बात की है? कभी उनसे पूछा बेटे तुझे प्रॉब्लम क्या है? कहीं किसी टीचर से डर तो नहीं लगता क्या? कभी किसी से खौफ तो नहीं लगता क्या? बेटे किन उलझनों में हो, किस होमवर्क में आपको दिक्कत हो रही है, किस काम को आप नहीं कर पा रहे हो? आराम से तसल्ली से जब आप बात करेंगे। सर यहूदियों का फिर मैं बताता हूँ, क्योंकि यहूदी इस वक्त दुनियाई एतबार से अगर आप देखें तो वो बहुत टैलेंटेड और बहुत ही एजुकेटेड और इस वक्त दुनिया पर राज कर रहे हैं सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका सर उसूल देखिएगा, उनका कहना यह है कि अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं ना, तो जिस दिन से वो पैदा हो आप वो इज्जत दीजिएगा जैसे आप एक डॉक्टर को देते हैं। जैसे एक डॉक्टर साहब आते हैं ना, ठीक उसी तरह से आप रेस्पेक्ट दीजिएगा। जब किसी व्यक्ति को आप उसी तरह से रेस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं ना सर, वो रिएक्ट भी उसी तरह से करने लगता है। दरअसल है क्या, जब हम बच्चे को परवरिश करते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चा छोटा क्या, जब पैदाइश से पहले ही माँ बाप प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें बच्चे को बनवाना क्या। अरे सर इससे एक चीज और मैं ऐड करूँ आपको, बच्चा पैदा हुआ सर, बच्चा पैदा होने के बाद में अब डॉक्टर पूछ रहे हैं साहब इसका नाम क्या है? अब वो कह रहे हैं सर नाम तो है ही नहीं। मैंने बहुत सारे सर मेरे यहाँ एडमिशन करवाने नर्सरी के आते हैं, मैंने कहा बर्थ सर्टिफिकेट, बोले वो तो बनवा लिया था लेकिन नाम नहीं है इसमें। तो उसमें क्या होता है, पेरेंट्स का नाम होता है सर और उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है लेकिन बच्चे का नाम ही नहीं होता है। सर लापरवाही देखिएगा, बच्चा कोई ऐसा तो है नहीं अचानक पैदा हो जाए सर, एक प्लानिंग होती है, एक सारी चीजें होती हैं। अब डॉक्टर पूछ रहे हैं नाम क्या, मतलब एक बच्चे के लड़का या लड़की की आप ये प्लानिंग, सर ये दो ही चीज, लड़का होता है लड़की होती है सर, दो नाम नहीं सोच पाते पेरेंट्स। बाकी की प्लानिंग तो छोड़िएगा कि अब हमारे घर में खुशी आने वाली है, ईश्वर हमें, अल्लाह हमें एक तोहफा देने वाला है, तो जो भी हमारे घर में मेहमान आएगा हम उसके लिए एक प्यारा सा नाम सोच करके रखते हैं। अगर बेटा हुआ तो हम उसका नाम ये रखेंगे, बेटी हुई तो हम उसका नाम ये रखेंगे। सर बताइएगा कुछ सोच करके। फिर बाद में फुप्पो रखती हैं, खाला रखती हैं, दादा दादी रखते हैं, नाना नानी रखते हैं। एक नाम तो आप उधार लेकर के रख रहे हैं अपने बच्चे का, क्या सोच रहे हैं आप? सर खाना पानी और रहना सहना ये तो चिड़िए कुत्ते बिल्ली जानवर सब करते हैं। ये सारी जरूरतें क्या जानवर पूरी नहीं करते हैं? वही सर इंसान पूरी कर रहा है। असल में इंसान में और जानवरों में ये तो फर्क है कि हम दिल से दिल का, हम फीलिंग्स का रिलेशन रखते हैं सर। हम सारी चीजों को समझने वाले इंसान हैं। जैसे पैदा हुए वो थोड़े बड़े होते, जानवर छोड़ देता है, हम सर उनके साथ में लगे रहते हैं। तो सर उस चीज को समझने की जरूरत है। अब रही पढ़ाई की बात, सर पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा क्यों हो रहे हैं सर, ये मेरी भी प्रॉब्लम है। असल में सर एक टीचर होने के नाते, और मैं क्या दुनिया का कोई भी टीचर सर, इस प्रॉब्लम से इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। असल में बच्चा अपनी स्टडी पर इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है सर, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप काम करने के लिए दें, कितना ही आप मोटिवेट करें, लेकिन सर कुछ स्टूडेंट्स से बिल्कुल करने को तैयार नहीं। तो सर इसके मुझे जो जितना मेरी समझ में आता है ना सर, डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें जो समाज में, मतलब जो उसके जो उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही बुरी चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गई हैं। और वो सर किसी भी तरह की स्क्रीन है, जैसे कि टीवी हुआ, जैसे सर फ़ोन हुआ, और फ़ोन तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और पेरेंट्स क्या सोचते हैं, बोले बस फ़ोन ही तो चला रहा है, क्या कर रहा है? सर फ़ोन इतना खतरनाक है कि रात को आप 11-12 बजे सोएं सर, आप फ़ोन चलाना कर लें, आपकी आधा एक घंटे की नींद बिल्कुल ख़राब हो जाती है। बड़े अपने आप को नहीं बचा पा रहे, वो तो बेचारा एक मासूम सा 13-14 साल 7 साल 5 साल का बच्चा है, वो अपने आप को कैसे दूर रख पाएगा? तो सबसे पहले में तो जितने व्यूअर्स हैं ना, अगर वाकई में आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो फ़ोन से बिल्कुल दूर रखें। मेरे ख्याल से 12th के बाद में बच्चे को कुछ समय के लिए फ़ोन दे सकते हैं अगर वो तैयारी कर रहा है। इससे पहले तो सर आप पॉइजन दे रहे हैं, स्लो पॉइजन, जो पढ़ाई तो बिल्कुल बच्चा कर नहीं सकता। और वाकई में आप एडमिशन सर कहीं भी कराएं, आप बच्चे का किसी भी स्कूल में कराएं, कितने बढ़िया टीचर के पास में आप भेजें, अगर आपके घर पर फ़ोन है, मम्मी का पापा का या बच्चे का पर्सनल फ़ोन, उस बच्चे को कोई नहीं पढ़ा सकता है सर। बिल्कुल सही। हाँ, तो ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हमारे लिए है असल में, स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए सर। होता ही है बच्चे को कितना ही एक्चुअल में एक चीज़ और है, बच्चा जो डिस्ट्रैक्ट होता है ना मोबाइल से या किसी भी स्क्रीन से, जैसे आप बता रहे हैं टीवी स्क्रीन हो, लैपटॉप हो, या जो भी गैजेट्स हैं जो बच्चा यूज़ करता है, वो उसकी एक ख़ास वजह जो मैंने भी समझी, वो जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो कुछ ये भी है कि बच्चा अपने फेलियर से भी डरता है। एक्चुअल में उसको ये नॉलेज नहीं दी जाती, ना कोई गाइड करने वाला घर में, ना कोई स्कूल में उनको।
कि भाई फेलियर भी हमारी लाइफ का एक पार्ट होता है, बिल्कुल। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर कोई बस कामयाबी होता चला जाए, कि कामयाबी ही कामयाबी मिलती रहे। ये भी एक कोई दुनिया में कोई है ही नहीं है हाँ, ऐसा। ये भी एक इल्यूजन है जो हाँ। लोगों को हो जाता है कि भाई हम कामयाब ही होंगे, सिर्फ हमने कोई मेहनत की है तो साहब हमें उसे उसका फल अच्छा ही मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आपको फल मिले, ये भी हो सकता है कि आप उसमें फेल भी हो जाएं। ये तो लाइफ का पार्ट है। और जब फेल होते हैं तो फिर उसका डर भी हो जाता है लोगों को भी, हम कहीं फेल हो जाएंगे तो हमें पता नहीं लोग क्या कहेंगे, हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे। तो इस बात से भी थोड़ा सा लोग घबराते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज भी हमें मतलब बच्चों को बतानी चाहिए, शुरू में ही, बचपन में ही बता देनी चाहिए, या जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं उनकी नॉलेज में ये बात डाल दें कि भाई फेलियर भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है। बिल्कुल। और इसको हमें मतलब एज ए लेसन के तौर पर हमें लेना चाहिए कि हम इससे सीखें कुछ। सर रेस ये के फेलियर क्या हुआ? रेस के घोड़े बना दिया है बच्चों को बस, असल में। रेस के घोड़े रेस में दौड़ रहे हैं और उसे ये सिखाया जाता है। देखिएगा कितने अचंभे की बात है सर, हर स्कूल में ये सिखाया जाता है कि आपको 80% लाने हैं, 90% लाने हैं, क्लास में फर्स्ट आना है। उनसे ये नहीं कह रहे हैं कि आपको कामयाब होना है, बाकी सबको भी कामयाब होना है, आपको फर्स्ट आना है। मतलब उसका उद्देश्य ये बन गया है कि मैं बाकी सबको छोड़ूंगा और मैं केवल अकेला भागूंगा सबसे आगे। सर ये क्या हो गया? ये खुदगर्जी वाली फीलिंग नहीं होगी सर। फीलिंग असल में ये होनी चाहिए, बेटा आपको भी पढ़ना है और जितने क्लास में सर ये जितने भी बच्चे हैं उन्हें भी सबको साथ में लेकर के चलता है। सर यही तो हमारे रिलीजन सिखाते हैं। सर आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखें, आप किसी भी रिलीजन से वास्ता रखें, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यही तो सर आपका धर्म सिखाता है। आपको सबको साथ में लेकर के चलना है। आप फर्स्ट आ रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरा भी फर्स्ट आ रहा है उसकी भी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। सर एक कॉन्सेप्ट सा बन गया है हर स्कूल के अंदर, सबसे आगे दौड़ना है। सर एक ही दौड़ेगा, बाकी तो नहीं दौड़ेंगे क्लास में। सर एक ही फर्स्ट आएगा। एक चीज और भी है, तो एक और भी चीज है, कंपैरिजन जो आ जाता है। हाँ, ये बड़ी खतरनाक चीज है। क्लास में हर जगह कंपैरिजन है कि वो बच्चा देखो कितना आगे निकल गया। ये फिल्मों के माध्यम से कई बार से डायरेक्टर्स ने इतनी बढ़िया बढ़िया मूवीज बनाई हैं और ये समझाने की कोशिश की गई है कि भैया कंपैरिजन हर बच्चे के अंदर एक अलग क्वालिटी है। वही तो उस कंपैरिजन की वजह से होता है कि बच्चा अपने आप को इंफीरियर फील करना शुरू कर देता है, छोटा फील करता है बहुत ज्यादा। फील्ड में फिर वो पीछे ही रहता है। अब उसने बता दिया देखो वो कितना अच्छा गाते हैं, तुमसे तुम्हारी तो आवाज बड़ी बुरी है। वो देखो मैथ्स देखो कितना अच्छा है, तुम्हारा मैथ्स कितना बुरा है। भाई मैथ्स में आप अच्छे हो और आप बुरे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ब्रिलियंट हो या आप बहुत बेकार हो। ये कोई सबूत नहीं है कि तो जिसका अच्छा मैथ्स था केवल वही अच्छे दुनिया में कामयाब रहे, जिनका मैथ्स अच्छा नहीं था वो बेकार रहे अपनी जिंदगी में। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो किसी सब्जेक्ट में किसी बच्चे का होशियार होना, और ये भी नहीं कि आप क्लास 10th में कम नंबर लेकर के आए तो आपकी जिंदगी खत्म हो गई, ये सब बिल्कुल बेकार की चीजें हैं। असल में छोटी छोटी चीज पेरेंट्स समझ ले, और अगर टीचर्स के साथ में वो सर कदम से कदम मिला करके चले, अंडरस्टैंडिंग। अब देखिएगा सर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पेरेंट्स स्कूल में नहीं आते, है ना सर। कोई हमसे आकर के पूछे मेरे बच्चे को कौन पढ़ा रहा है, ये सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा है, सर मेरे बच्चे को कैसे है, मेरे बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बोले किताब पढ़ ली तो अच्छा है बस, सर अंग्रेजी बोली तो अच्छा है। अच्छा ये नहीं पूछते मेरे बच्चे का दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा है, क्या मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान भी है, क्या वो दूसरों से अच्छे से बातें करता है। मतलब शरारती कितना ही हो, बदतमीज बच्चा कितना ही हो, बस पढ़ने में अच्छा हो तो पेरेंट्स को नंबर से मतलब है। भैया नंबर केवल नंबर ही है। मैं बताऊं जितना इंसान अपनी जिंदगी में कमाता है ना, अभी एक सर्वे हुआ है सर, मात्र अपनी जिंदगी का जितना कमाता है मात्र 10% यूज कर पाता है, 90% यहीं छोड़ करके चला जाता है। मैं कहता हूं अरब कमाता है, करोड़ कमाता है, कितना भी पैसा कमा ले सर 10% यूज करेगा, 90% यहीं छोड़ करके चला जाएगा। बात मुझे याद आ गई, डेनियल गोलमैन एक राइटर है बहुत बड़े जी, इन्होंने अपनी एक बुक में ये बात साबित की है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि जो बच्चा स्कूल ही पढ़ाई करता है, स्कूल से पूरी जिंदगी जो कुछ सीखता है, वो जितनी भी नॉलेज उसने ली अपनी जवानी तक, तो वो सब नॉलेज क्या कहलाती है, आईक्यू कहलाती है। आईक्यू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आईक्यू और उसका जो रोल होता है किसी की कामयाबी में सिर्फ 20%, बिल्कुल 20% कामयाबी में उसका रोल, और वो 80% जो रोल बता रहे हैं वो बता रहे हैं ईक्यू, इमोशन क्वेश्चन, जिसमें कि इमोशनल इंटेलिजेंस उन्होंने एक बुक लिखी है, उसमें बता रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी इमोशंस को इंटेलिजेंटली हैंडल करता है कि कैसे उसे बिहेव करना है किस इमोशन के साथ, यानी कि अगर गुस्सा है तो उसको कैसे बिहेव करना है, खुश है तो कैसे बिहेव करना है, या गम में है तो कैसे बिहेव करना है, पूरा लाइफ मैनेजमेंट मैनेज कर लेता है, अपने इमोशंस को जानता है कैसे इमोशन को हैंडल किया जाता है, वो सबसे ज्यादा कामयाब होगा जिंदगी के अंदर। उसका आईक्यू चाहे कितना भी हो, लेकिन अगर उसका ईक्यू स्ट्रांग है, अच्छा है,
तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, इसमें सर एक चीज मैं और ऐड करूंगा। अब देखिए कितनी अच्छी बात कही इमोशनल इंटेलिजेंस में। गोरू की सर बहुत सारी बड़ी प्यारी प्यारी किताबें हैं जो अगर आप पढ़ें, पेरेंटिंग पर पढ़ें तो सर हमारे दिमाग खुलता है और हम ये देखते हैं यार हम परवरिश बच्चों की किस तरीके से कर रहे हैं, उनका सर पढ़ाने का स्टैंडर्ड कैसा है और हमारा हम कितने पीछे हैं असल में। देखिए सर, एक पेरेंट उस तरह के भी हैं जो अपने बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं सर। उन्हें तो मतलब मैं प्यार तो नहीं कहूँगा इसे, पता नहीं सर क्या है, लेकिन बच्चे को किसी भी परेशानी में नहीं डाल सकते। इतना भी नहीं कि उसे बिल्कुल कुछ करने ही नहीं देते, सेल्फ डिपेंड नहीं होने देते कि जैसे कि अगर अमरोहा नहीं भाई तो अमरोहा नहीं जाना है, जबकि वो इस लायक हो गए हैं आपको ये काम नहीं करना है, आपको ये काम नहीं करना है, हर परेशानी से बचाने की कोशिश करते हैं। सर कब तक करेंगे, बताएं कब तक करेंगे? आप हमेशा उनके साथ में नहीं रह सकते। इसलिए अपने सामने सर वही तो है ना, जब हमारा बच्चा पेड़ पर चढ़ता है तो हम डांट करके मारते हैं, भाई नीचे उतरो, अपने डिसीजन नहीं लेने देते। हाँ, सबसे मेन चीज वही तो है ना। तो सर जब आप कोई भी काम बच्चे को, जैसे आज मेहमान आ रहे हैं, घर पर मेहमान आ रहे हैं, बेटे आज सारे का सारा मैनेजमेंट आप करेंगे, आज मैं कुछ नहीं करूंगा। इससे क्या होगा सर, एक तो आपको आराम मिलेगा और दूसरी बात आप बच्चे पर जिम्मेदारी डालेंगे कि आज जब तक मेहमान आ रहे हैं, आने से लेकर के जाने तक आप उनका कैसे खैर मकदम करते हैं, आप कैसे उनका वेलकम करते हैं, उनके खाने के लिए क्या होगा, आप किस तरीके से उन्हें विदा करते हैं, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। आप क्या बनवाएंगे मैं तो बल्कि ये भी कहना चाहूँगा कि जब कोई अगर घर में हो या बाहर या कहीं भी कोई बड़ा कुछ काम होने जा रहा है या बड़ा कुछ करने जा रहे हैं तो बच्चों की मशवरा लें, उसमें बच्चों की राय। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा सर, एक चीज और बताएं हम आपसे। एक देखिएगा पैसों का शो ऑफ, कई सारे पेरेंट्स मेरे पास में आते हैं, एक कह रहे हैं सर मेरे पास में बच्चे मेरे ऐसे पैसे रखे रहते हैं, मुट्ठी भरते हैं और ऐसे ले जाते हैं, पता नहीं कितना खा लेते हैं, कैसे खा लेते हैं। अब सर इसमें पेरेंट्स तारीफ, अच्छी बात है सर, आप अपनी औलाद से औलाद के लिए कमा रहे हैं सर, अच्छी बात है आप कर रहे हैं सर। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, एक मेरठ कॉलेज मेरठ है सर उनका, तो सर उनके स्कूल में इतने बच्चे पढ़ते हैं सर, मैं कहूँ बहुत ही बेहतरीन कॉलेज चलाते हैं और सर करोड़ों रुपया कमाते हैं और ज़मीन से उठे हुए व्यक्ति हैं। तो सर वो एक दिन अपने बच्चे को साइकिल दिलवाने के लिए गए और साइकिल वाले से पहले ही उन्होंने क्या रखा था, मतलब अपने बच्चे को ये एहसास दिलाना चाहते थे कि साइकिल कितनी महंगी मिलती है और किस आप कोई भी चीज़ सर ऐसी बच्चे ने जिद करी, आपके पास में पैसा जेब से निकाला, मैसी दे दिया, सर बच्चे की नज़रों में उसकी अहमियत खत्म होगी। उसे क्या पता कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये भी एहसास कराना आपको बहुत ज़रूरी है। तो सर वो साइकिल की दुकान पर गए और जाकर के उनसे पहली सेटिंग करे, बोले भाई साइकिल कितने की? तो सर उस ज़माने में तकरीबन 1500-1600 रुपए की साइकिल थी। बोले यार मेरे पास में इतने पैसे तो है नहीं। बच्चे से मशवरा करा, बोले बेटे कैसे करें, पैसे तो मेरे पास में है नहीं, जबकि सर वो करोड़पति आदमी है। बोले अच्छा एक काम करो यार 200 रुपये रख लो भाई साहब और हम तुम्हें थोड़े थोड़े करके देते रहेंगे। अच्छा एक काम करो आप किस्तों में बांध लो। बोले भाई साहब किस्तों में तो मैं नहीं देता, और अगर किस्तों में दूंगा तो इस साइकिल की कीमत आपको 2000 रुपये पड़ेगी, जबकि वो साइकिल का पेमेंट पहले ही कर चुके थे। तो सर वो हर महीने अपने बच्चे को भेजा करते थे और उनका बेटा हर महीने की पहली तारीख को अपने पापा को याद दिलाता था, पापा 100 रुपये जाने मेरी साइकिल के, वरना साइकिल ले जाएगा उठा करके। सर पूरे के पूरे पता है 18 महीने उन्होंने बच्चे से पूरा याद दिला करके उस साइकिल की किस्तें चुकाई। 200 रुपये दिए थे, 1800 रुपये बाकी थे और बाद में उनसे ले लिया करते थे वो। जस्ट टू मेक हिम रियलाइज, हाँ, रियलाइज अबाउट द मनी एक्चुअली हाउ आई एम अर्निंग एंड देयर आर लोड्स ऑफ चिल्ड्रन एक्चुअली दे डू नॉट हैव that facility actually which I am giving you। तो ये रियलाइज कराना बहुत जरूरी है। जब आपकी थाली में खाना हो तरह तरह के पकवान, उसकी तारीफ ना करें, आप ये दिखाने की शो ऑफ, देखो यार उनके बच्चे को कुछ नहीं, हम आपको इतनी सारी चीजें दे रहे हैं, देखो उनके पास हम आपको खाने के लिए पीने के लिए, सर बहुत डींगे मारते हैं, बहुत तारीफें करते हैं। भैया उसे रियलाइज कराओ आप बच्चे को कि ये रिस्क कहाँ से आता है, ये फैसिलिटीज कहाँ से आती है, इसके लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत होती है। बच्चे को एहसास हो गया तो सर वो उन सारी चीज़ों की इज्जत करेगा और उन सारी चीज़ों का एहतराम करेगा। एक चीज़ और है जो बच्चों में देखी जाती है, अक्सर बच्चे रिग्रेट बहुत करते हैं। रिग्रेट मतलब कि कोई पछतावा जिसे कहते हैं, कि अगर जैसे मान लो कोई काम उनका बिगड़ जाए या जो जैसे एक्सपेक्ट करते हैं वो किसी काम के, इस तरह रिजल्ट सोचते हैं कि भी ये रिजल्ट आने चाहिए और वो नहीं मिलते तो उस पर रिग्रेट होता है उनको। तो उससे भी मैं समझता हूँ कि बच्चे बहुत सारे मतलब ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं लाइफ से। ये जो जिस तरफ उनको जाना चाहिए, जिस तरफ उनको चलना चाहिए, जो पढ़ाई में मन लगाना चाहिए, तो उसमें भी उनका मन लगता है। ये भी एक वजह बनती है बहुत बड़ी। देखिए सर इसकी असल में दो सबसे अहम रोल निभाते हैं, एक तो सर उनके टीचर और सबसे पहले उनके पेरेंट्स। असल में अब सर है क्या, टीचर ने इतना खौफ बैठा करके रखा है तो सर उनसे पूछने का मतलब नहीं बनता, और सर मम्मी पापा तो उनसे बड़े हिटलर बने बैठे।
असल में आपको इतना फ्रैंक होना पड़ेगा। और मैं सर पेरेंट्स से कभी वीडियो के माध्यम से हम बातें कर लेते हैं, हो सकता है किसी बच्चे की ज़िंदगी सुधर जाए। सर होता क्या है, जहाँ बच्चा पछताने की नौबत पर आता है तो सर उससे पहले उसके एक्शंस होते हैं, और सर वो एक्शंस जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं नादानी में होते हैं। बेचारे को पता ही नहीं होता ज़िंदगी में करना क्या है। अब सर जब वो कुछ गलत करने के लिए जा रहा है, वो सोच रहा है, तो सर उससे पहले वो जो है ना मशवरे लेता है। और मशवरे किससे लेता है? अपनी हम उम्र से। वो भी सर उसे भी उतना ही एक्सपीरियंस होता है जितना उसे है खुद। और सर वो मशवरे कैसे देगा आपको पता ही है। बड़ों से पूछेगा तो बड़ों से अगर उसने पूछ लिया किसी भी सर लाइफ के, वो सर इतना बस ऐसे समझ लीजिएगा जैसे समझ लीजिए कितना बड़ा क्राइम कर लिया। मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे, टीचर्स डांटेंगे, और टीचर से और इनसे पूछने का मतलब ही नहीं बनता। सर बच्चे से ओपन होइएगा, कितना भी खतरनाक अपनी ज़िंदगी का सवाल है वो आपसे कर सके। और जिस घर के अंदर इतना फ्रैंक होना, बच्चा इतना फ्रैंक है मतलब दिल के नज़दीक है, उनके बच्चे बहुत कम गलत फैसला अपनी ज़िंदगी में लेते हैं। और जो बच्चों को सर मैंने इतना देखा ना, बोले हम गोली मार देंगे, हम ऐसा करके दिखाए, हम ये कर देंगे, और हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। आप देखिएगा सर उन घरों में ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। सर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे सर घर से भाग रहे हैं, बच्चे सर पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे। और जितने मम्मी पापा सख्त होते हैं उतना सर बच्चा पढ़ाई से दूर होता है, और उतना उनसे ज़्यादा दूर होता है। आप कितनी भी सख्ती करके देख लीजिएगा, और कुछ नहीं हो पाता है, कुछ भी इतना सा नहीं सुधार सकते आप। फिर क्या होता है सर, इसका एक ही तरीका है, बच्चे के साथ में ओपन रहना, और सर हार्ट टू हार्ट रिलेशंस। कम से कम नियम बांधिएगा 15 मिनट आप सारी टेंशन अलग रख करके। कितना ही बच्चे ने काम खराब कर लिया, बिल्कुल रिलैक्स होकर के तसल्ली से, बिल्कुल ईमानदारी से उससे बात करिएगा, और जानने की कोशिश करिएगा इसके पीछे वजह क्या थी। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज बहुत कुछ हमें जानने को मिला और हमारे व्यूवर्स को भी जानने को मिला। बस मैं कुछ बातें और व्यूवर्स के लिए कहना चाहूँगा, खास करके उनके बच्चों के लिए जो बच्चे अपनी स्टडी कर रहे हैं और स्टडी में मन नहीं लगाते। मेरा बस उनसे यही कहना है कि अगर आप कुछ लाइफ में चाहते हैं, कुछ करना, कुछ अचीव करना, कुछ पाना, कुछ बनना, तो उस टारगेट को बस हमें हमेशा अपने सामने रखें, अपने दिमाग में रखें कि मुझे क्या करना है। जब वो टारगेट हमारे सामने रहेगा, वो गोल हमारे दिमाग में रहेगा ना, तो फिर खुद ब खुद हम पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कभी हम पढ़ाई करने बैठे हैं और हमारा मन अगर मतलब हमें बोरियत सी फील होती है, या दिल ऐसा करता है कि बस छोड़ दे और कहीं और चल, तो वो कुछ सेकंड का पल होता है जिसमें कि हमें इस तरीके के रियलाइजेशन आते हैं, जब मन में बातें आती हैं। बस कुछ सेकंड के लिए वो जो पल होता है ना, उसको कंट्रोल कर हमने कर लिया, और उस वक्त हमने अपने आप पर थोड़ा सा नियंत्रण रखा, तो बस उसी वक्त हम उस थॉट को निकाल करके और उस पढ़ाई से रिलेटेड जो थॉट है वो हम अपने माइंड में ला सकते हैं, और फिर अपना फोकस दोबारा से उस पढ़ाई पर, उस स्टडी पर लगा सकते हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि हम अपने आप को ये रियलाइज़ कराते रहें बार बार, बल्कि ये कहते रहें अपने आप से कि अगर जो हम बनना चाहते हैं, मान लीजिए मिसाल के तौर पर मैं एक टीचर हूँ और मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ, तो ये मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं अपने आप को ये याद दिलाता रहूं बार बार कह करके। इसको बोलते हैं कि अफर्मेशन, इसका नाम दिया है साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजी जो जानते हैं लोग, वो इसको नाम देते हैं अफर्मेशन। अफर्मेशन से ये होता है कि हम अपने आप को बार बार ये सजेस्ट कराते रहते हैं कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ, मैं एक अच्छा टीचर हूँ, मैं एक अच्छा टीचर हूँ। ये रियलाइज रहेगा तो हम एक अच्छे टीचर एक दिन बन जाएंगे। ये सर वही है ना, राम राम राम, बिल्कुल बिल्कुल। और तस्बीह पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप कलमे पढ़ते हैं, वो सर वही है रियलाइजेशन। आप ईश्वर की वाणी को, आप ईश्वर के नाम को जब बार बार, वही है सारी चीजें सर। हाँ, इबादत, आप किसी भी तरह की इबादत करें, प्रार्थना करें, वो सारी चीजें आप डेली सर राष्ट्रगान गाते हैं, तो वो राष्ट्रगान इसलिए कराया जाता है ताकि देशभक्ति बच्चे के दिल के अंदर उत्पन्न हो। और ये साइकोलॉजी सर इसी तरह से काम करती है, देश प्रेम हो जाए, देश प्रेम हो जाए इसके अंदर जागे। बिल्कुल, इसीलिए ये चीजें कराई जाती हैं, बार बार कराई जाती हैं, इसकी प्रैक्टिस होती है। तो मैं बस आखिर में बस आप लोगों के लिए यही मैसेज था। राहिल सर का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमें वक्त दिया। और इस बीके पब्लिक स्कूल में आज जैसे कि हमने इस टॉपिक पर बात की है, हम इनके बहुत आभारी हैं। यहाँ स्कूल मैनेजमेंट के बहुत आभारी हैं कि हमें बार बार यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए ये हमें परमिशन दे देते हैं, और आप लोग भी हमें बहुत प्रेम देते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत सर। बीके पब्लिक स्कूल के सारे स्टूडेंट्स और सारे पेरेंट्स लगभग वीडियो को देखते हैं, और सर आकर के मुझसे सामने से कहते हैं सर बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, और दे लर्न अ लॉट एंड दे फॉलो।
और उसमें सर अगर हमारे इस वीडियो बनाने से अगर किसी बच्चे की, किसी पेरेंट्स की अगर कोई चीज़ समझ में आती है तो सर हमारा वीडियो बनाना बिल्कुल कामयाब है। और सर हमारा काम ही ये है बच्चों को कामयाब करना, उन्हें एक अच्छा थिंकिंग प्रोसेस देना, लेकिन इसमें पेरेंट्स का हमारे साथ में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो ताहिर सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि सर इतनी दूर से आप आते हैं, समय निकालते हैं, छुट्टी का दिन होता है। तो I think this is very nice video for you, and just watch and follow whatever Tahir sir has told you and giving the instructions. Thank you very much. Thank you very much.